जब भी भारत की बात होती है तो हमारे खेत, हमारी खेती, इसका जिक्र जरूर आता है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज सब टिका हुआ है। तो चलिए आज भारत में खेती के इन अलग अलग सिस्टम्स की दुनिया को समझते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये आंकड़ा देखिए, भारत की लगभग 2/3 आबादी मतलब 2/3 सीधा सीधा खेती बाड़ी के कामों से जुड़ी हुई है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। इसी वजह से तो कहते हैं कि कृषि भारत की धड़कन है। तो आज हम कहाँ चलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि खेती हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि वो खेती कैसी होती है जिसका मकसद सिर्फ गुजारा करना है। उसके बाद हम जानेंगे कि जब आबादी का दबाव बढ़ता है तो खेती कैसे बदल जाती है। और फिर हम उस दुनिया में चलेंगे जहां खेती मुनाफे के लिए की जाती है। और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, भारत की कृषि, हमारी जीवन रेखा। और जैसा कि हम देखेंगे, इसका मतलब सिर्फ हमारी थाली में खाना परोसना नहीं है, इससे कई ज्यादा है। असल में ना, कृषि 3 बहुत मजबूत खंभों पर हमारे देश को सहारा देती है। पहला और सबसे जरूरी, ये पक्का करती है कि देश में कोई भूखा ना सोए, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी। दूसरा, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। और तीसरा, ये तो उद्योगों की भी जान है। सोचिए जरा, अगर कपास ना हो तो कपड़ा कहां से आएगा, और बिना गन्ने के चीनी कैसे बनेगी। और ये कहानी सिर्फ हमारे देश तक ही नहीं रुकती। भारत के खेत पूरी दुनिया की रसोई तक पहुंचते हैं। हमारी चाय, हमारी कॉफी, हमारे मसाले, दुनिया भर में इनका नाम है। ये तो भारत की एक पहचान बन चुके हैं। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और खेती के सबसे पुराने, सबसे बुनियादी रूप को समझते हैं। इसे कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि। नाम से ही साफ है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना, अपना गुजारा करना। जरा सोचकर देखिए, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ बहुत ही साधारण से औजार और पूरा का पूरा परिवार मिलकर काम में लगा है। यहाँ किसान की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? बस मॉनसून की बारिश हो जाए और जमीन की अपनी कुदरती उपजाऊ शक्ति साथ दे दे। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, जमीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे होते थे। औजार भी आज के जैसे नहीं थे, बस कुदाल, दाव और खोदने वाली कुछ छड़ियां। सारा काम या तो परिवार करता था या फिर पूरा समुदाय मिलकर, और सब कुछ A to Z प्रकृति पर निर्भर था। इसकी एक बहुत ही खास तकनीक थी जिसे कर्तन दहन या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। होता ये था कि जब एक जगह की मिट्टी की ताकत कम हो जाती तो किसान आगे बढ़ जाते, जंगल का एक नया हिस्सा साफ करते और वहां खेती शुरू कर देते। और हमारे देश की विविधता तो देखिए, इसी एक तरीके को देश के अलग अलग हिस्सों में कितने सारे नामों से जाना जाता है। कहीं इसे झूमिंग कहते हैं, तो कहीं कुमारी, तो कहीं कुरुआ। लेकिन देखिए, इस पुराने तरीके की अपनी कुछ कमियां भी थीं, क्योंकि इसमें कोई मॉडर्न खाद या अच्छे बीज तो इस्तेमाल होते नहीं थे, तो पैदावार बहुत ही कम होती थी। और साथ ही बार बार जंगल साफ करके जमीन बदलने से मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जमीन पर आबादी का दबाव बढ़ने लगता है तब क्या होता है? तब खेती का रूप कैसे बदलता है? यहीं पर आती है हमारी दूसरी प्रणाली, गहन निर्वाह कृषि। ये तरीका उन जगहों पर काम आता है जहां जमीन तो कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, उसी छोटे से खेत से ज्यादा फसल कैसे निकालें। और इसका जवाब है बेहिसाब मेहनत और नई तकनीक। यहां आते ही ना पूरा खेल ही बदल जाता है। खेत भले ही छोटा हो पर उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां हर वो चीज इस्तेमाल होती है जिससे पैदावार बढ़े। सिंचाई के नए तरीके, रासायनिक खाद और ज्यादा उपज देने वाले HYV बीज, मतलब जो कुछ भी हो सके सब करो ताकि पैदावार बढ़े। ये आदिम खेती की दुनिया से एकदम अलग है। तो यहां ना एक तरह का सौदा होता है। एक तरफ तो फायदा यह है कि पैदावार इतनी ज्यादा होती है कि एक बड़ी आबादी का पेट भर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत जमीन को चुकानी पड़ती है, जिस पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है। अच्छा, अगले पड़ाव पे बढ़ने से पहले इन दो दुनियाओं का फर्क साफ साफ समझ लेते हैं। एक तरफ है गहन निर्वाह कृषि, जिसका सीधा सा लक्ष्य है अपने परिवार का पेट भरना, और दूसरी तरफ है व्यावसायिक खेती, जिसका एकमात्र लक्ष्य है बाजार में अपनी उपज बेचकर मुनाफा कमाना।
और बस यही फर्क हमें हमारी तीसरी और आखिरी प्रणाली तक ले आता है, व्यावसायिक यानी कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ खेती पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने का एक जरिया है। कमर्शियल फार्मिंग की पहचान ही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर काम। यहाँ हर फसल सिर्फ और सिर्फ बाजार को देखकर उगाई जाती है और पूरा फोकस होता है मुनाफे पर। तो ये होता कैसे है? भाई, ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए हर मॉडर्न चीज का इस्तेमाल होता है। बेहतरीन किस्म के बीज, ढेर सारी रासायनिक खाद, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक। मकसद सिर्फ एक, प्रोडक्शन को आसमान तक पहुंचाना। और ये एक बहुत मजेदार बात है, फर्क फसल में नहीं है, फर्क उसे उगाने के मकसद में है। चावल का ही उदाहरण लेते हैं। ओडिशा में जब एक किसान इसे अपने परिवार के लिए उगाता है तो ये एक निर्वाह फसल है। लेकिन वही चावल जब पंजाब और हरियाणा में बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है तो वो एक व्यावसायिक फसल बन जाता है। देखिए, एक ही फसल, लेकिन कहानियां दो अलग अलग। कमर्शियल फार्मिंग का ही एक बहुत बड़ा और ख़ास रूप है बागान कृषि, जिसे प्लांटेशन भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है और ये एक तरह से खेती और इंडस्ट्री के बीच पुल का काम करती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब इसी तरह की खेती के उदाहरण हैं। और जाहिर सी बात है, इस तरह की खेती के लिए बहुत कुछ चाहिए। बहुत सारी ज़मीन, मोटा पैसा, ढेर सारे मजदूर और फिर उस उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बढ़िया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी। तो अब हम अपनी पूरी चर्चा के आखिर में आ गए हैं। इन तीनों सिस्टम्स को अलग अलग डब्बों में देखने के बजाय इन्हें एक स्पेक्ट्रम की तरह देखना ज़्यादा सही होगा। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ गुजारे के लिए शुरू होता है और बाजार में बिक्री तक जाता है। तो अगर हम आज की सारी बात को एक लाइन में समेटें तो कहानी कुछ ऐसी है। आदिम कृषि का मकसद है बस परिवार का गुजारा चल जाए। गहन कृषि का मकसद है छोटी जमीन से ज्यादा पैदावार निकालना। और व्यावसायिक कृषि का एक ही मकसद है बाजार से पैसा कमाना। सोचिए, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का पेट भरना, ये कोई छोटा काम तो है नहीं, है ना? लेकिन इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड प्लान में नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले एक बहुत ही सरल, सदियों पुराने रिदम में छिपा है। तो आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के 3 कृषि मौसमों को, फिर खरीफ और रबी की जो मुख्य फसलें हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद बात होगी देश के बुनियादी अनाजों की, और आखिर में दालों से लेकर बागानों तक का सफर तय करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, भारत में खेती ऐसे ही रैंडमली नहीं होती। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक सटीक साइकिल है जिसे खुद कुदरत चलाती है। और ये पूरा साइकिल असल में 3 मौसमों में बटा हुआ है। और यही वो 3 नाम है जिन्हें समझना सबसे जरूरी है। पूरी एग्रीकल्चरल सिस्टम को समझने की चाबी यही है। खरीफ, रबी और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मौसम आता है, जायद। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये पूरे एग्रीकल्चरल कैलेंडर का आधार है। अच्छा, अब यहाँ एक नजर डालते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरे साल का एग्रीकल्चरल रोड मैप है। यहाँ साफ दिखता है कि खरीफ का मौसम पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है, रबी का मौसम सर्दियों में आने वाले चक्रवातों पर, और जायद का मौसम वो इन दोनों के बीच के जो गर्म और सूखे महीने होते हैं ना, उनका फायदा उठाता है। तरबूज, खीरा, ये सब उसी मौसम की देन है। तो चलिए इस 3 ताल की पहली और सबसे जरूरी धुन से शुरुआत करते हैं, और वो है खरीफ। ये वो मौसम है जिसका सीधा और कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कनेक्शन मानसून की बारिश से है। मतलब सीधा सा हिसाब है, जैसे ही मानसून दस्तक देता है खरीफ की फसलें बो दी जाती हैं। इसीलिए तो इन्हें मानसून की फसलें भी कहते हैं। और इनकी पूरी की पूरी किस्मत इस बात पर टिकी होती है कि बारिश कब और कितनी होती है। और इस मौसम में उगने वाली फसलों की लिस्ट देखिए। चावल और मक्का जैसे पेट भरने वाले अनाज तो हैं ही, साथ में कपास और जूट जैसे जरूरी फाइबर भी हैं। सच कहें तो खरीफ भारतीय खेती की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन खरीफ का असली राजा अगर कोई है तो वो है चावल। चावल इतना जरूरी है कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ इलाकों में तो किसान एक ही साल में चावल की 3-3 फसलें उगा लेते हैं, औस, अमन और बोरो। इससे पता चलता है कि हमारी खेती कितनी इंटेंसिव है। तो खरीफ के बाद अब बारी है इस लय की दूसरी ताल के, यानी रबी की फसलें। चलिए देखते हैं कि ये साइकिल अब आगे कैसे बढ़ता है। ये मौसम, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सर्दियों का फायदा उठाने के बारे में है।
अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है कि क्यों कुछ फसलें एक मौसम के लिए परफेक्ट है तो कुछ दूसरे के लिए। देखिए, चावल को चाहिए गर्मी और खूब सारा पानी, जो उसे मानसून यानी खरीफ में मिलता है। दूसरी तरफ गेहूं को उगने के लिए चाहिए ठंडा मौसम और पकने के लिए तेज धूप, और ये दोनों चीजें उसे रबी के मौसम में मिलती हैं। तो रबी की फसलें इतनी कामयाब क्यों होती हैं? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो है सर्दियों की बारिश, जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है, और दूसरी वजह है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने खेती में जो टेक्नोलॉजी लाई उससे गेहूं का उत्पादन तो जैसे आसमान छू गया। चावल और गेहूं तो सुपरस्टार्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत के लोगों की थाली सिर्फ इन दोनों से नहीं बढ़ती। इसकी नींव में और भी कई जरूरी अनाज हैं। चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो मिलिए मिलेट्स से, इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब पोषण का खजाना है। और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? ये कि ये कम पानी में और सूखी जमीन पर भी उग जाते हैं। इसी वजह से ये सूखे इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और फिर आता है मक्का। ये एक कमाल की वर्सेटाइल फसल है, मतलब ये इंसानों के खाने के भी काम आती है और जानवरों के चारे के भी। और हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीजों जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने तो इसके प्रोडक्शन में जैसे क्रांति ही ला दी है। तो ये तो हुई पेट भरने वाले मुख्य अनाजों की बात, लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। अब बात करते हैं उन फसलों की जो हमें प्रोटीन देती हैं, फाइबर देती हैं और हमारी इकोनॉमी को भी मजबूती देती हैं। दालें भारत की इतनी बड़ी वेजिटेरियन आबादी के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स यही है। लेकिन बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है, दालों में एक कह सकते हैं एक सुपर पावर भी है। ये सुपर पावर क्या है? असल में दालें लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनमें एक अनोखी काबिलियत होती है। ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे जमीन में फिक्स कर देती हैं। एक तरह से ये कुदरती खाद का काम करती हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है। कमाल है ना? ये मिट्टी से सिर्फ लेती नहीं, उसे वापस भी देती हैं। इनके अलावा कुछ और फसलें भी हैं जिन पर हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है। सोचिए, उत्तर भारत के खेतों का गन्ना, जिससे चीनी और गुड़ बनता है। असम और दार्जिलिंग के चाय के बागान, जिनकी चाय दुनिया भर में मशहूर है। दक्षिण भारत की खुशबूदार कॉफी, और फिर कपड़ा इंडस्ट्री की जान कपास। और हाँ, बंगाल का गोल्डन फाइबर यानी जूट को कैसे भूल सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। भारत फलों और सब्जियों के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमारे देश की एग्रीकल्चरल पावर को दिखाता है। तो कुल मिलाकर खरीफ, रबी और जायद की ये जो 3 ताल की लय है, ये सिर्फ एक फार्मिंग कैलेंडर नहीं है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, एक ऐसा साइकिल जो इतनी वैरायटी और इतनी उपज पैदा करता है कि उसने सदियों से हमारी पूरी सभ्यता को पाला पोसा है। ये बात तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, है ना? ये सच में हमारे देश की जान है। सोचिए, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और पूरे देश का पेट भरता है इसी से। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब इसी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाए? आजादी के ठीक बाद भारतीय कृषि कुछ ऐसी ही गंभीर चुनौतियों से गुजर रही थी और उनसे निपटना देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। तो चलिए सबसे पहले उन दबावों को ही समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर इतना बोझ डाल दिया और सुधारों की जरूरत पैदा कर दी। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी दिक्कत थी जमीन का बिखराव। मतलब ज्यादातर किसानों के पास जो खेत थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। अब ऐसे में कोई ट्रैक्टर कैसे चलाएगा या कोई नई तकनीक कैसे इस्तेमाल करेगा, ये लगभग नामुमकिन था और इसका सीधा असर उत्पादकता पर पड़ता था। अच्छा, दूसरी बड़ी चुनौती थी हमारी मॉनसून पर निर्भरता। देश की ज्यादातर खेती बस बारिश के भरोसे ही थी और मॉनसून का तो आप जानते ही हैं, कोई भरोसा नहीं होता, कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखा। इस वजह से ना खाद्य सुरक्षा पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी। और इन सब मुश्किलों के ऊपर से एक और बड़ा दबाव था, तेजी से बढ़ती हुई आबादी का। मतलब साफ था, पेट भरने वाले लोग ज्यादा थे और संसाधन उतने ही, तो उन्हीं सीमित खेतों और पानी से हमें कहीं ज्यादा अनाज उगाना था। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था। तो फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया गया? सरकार ने एक टॉप
डाउन अप्रोच अपनाया, मतलब ऊपर से पॉलिसी लेवल पर बड़े-बड़े बदलाव लागू किए गए। अब ये जो सरकारी सुधार थे, इनको हम 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा देख सकते हैं। सबसे पहला था भूमि सुधार, जिसका मकसद था जमींदारी जैसी प्रथाओं को खत्म करना। दूसरा, हरित क्रांति, जिसने पैदावार में कमाल कर दिया। तीसरा, श्वेत क्रांति, जिससे दूध उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। और चौथा, वो सरकारी योजनाएं जिनसे किसानों को सीधी मदद मिली। चलिए, इसके कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। सरकार ने किसानों तक सीधी मदद पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, एमएसपी और ग्रामीण बैंकों जैसी स्कीम्स शुरू की। इन सब का सीधा मकसद था कि किसानों को आर्थिक रूप से थोड़ी स्थिरता मिले और उन्हें खेती के लिए जरूरी चीजें आसानी से मिल सके। लेकिन कहानी सिर्फ सरकारी नीतियों की नहीं है। एक और तरह की क्रांति हो रही थी, एक ऐसा आंदोलन जो लोगों ने खुद शुरू किया था। इसका नजरिया, इसका तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये लोगों की अपनी पहल थी। इस आंदोलन को हम भूदान, ग्रामदान के नाम से जानते हैं। इसे लीड कर रहे थे महान गांधीवादी विनोबा भावे। और इसका जो सिद्धांत था ना, वो बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली था। आइडिया ये था कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वे अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उन लोगों को दान कर दें जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो यहाँ पर हमें सुधार के 2 अलग-अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ थे सरकारी सुधार, जो टॉप डाउन थे, मतलब ऊपर से लागू किए गए और उनका फोकस तकनीक पर था। और दूसरी तरफ था ये भूदान आंदोलन, जो जमीनी स्तर से शुरू हुआ, पूरी तरह से स्वैच्छिक था और इसकी नींव नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर रखी गई थी। एक को सरकार चला रही थी तो दूसरे को जनता। और पता है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसका पूरी तरह से अहिंसक होना। यही वजह है कि इसे एक बहुत पावरफुल नाम दिया गया, रक्तहीन क्रांति। ये इस बात का सबूत है कि बड़े सामाजिक बदलाव बिना किसी खून खराबे के भी लाए जा सकते हैं। तो ठीक है, इतने सारे सुधार हुए, आंदोलन हुए, पर सवाल यह है कि इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकला। चलिए अब जरा जमीन पर उतरकर इसके परिणाम देखते हैं। अच्छा, भारत के 2 मुख्य अनाज कौन से हैं? चावल और गेहूं। और यहीं पर हमें हरित क्रांति का सीधा असर देखने को मिलता है। इसी क्रांति ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को देश का अन्न भंडार बना दिया। अब जरा नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप्स पर नजर डालते हैं। असम और दार्जिलिंग की चाय और कर्नाटक की कॉफी, ये तो दुनिया भर में मशहूर हैं। इन इलाकों ने बागान फसलों में एक तरह से महारत हासिल कर ली है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी हैं। इसमें कपास के लिए महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे हैं। ये हमारे पूरे टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ हैं। और वहीं जूट के मामले में पश्चिम बंगाल का कोई जवाब नहीं, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो हमने अतीत देख लिया, वर्तमान की तस्वीर भी समझ ली। अब सवाल उठता है कि भविष्य कैसा होगा, आगे का रास्ता क्या है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर भारतीय कृषि को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, तो हमें लगातार आधुनिक तकनीक और संस्थागत सुधारों को अपनाना ही होगा। यही एकमात्र रास्ता है जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और न जाने कितनी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत की अगली महान कृषि क्रांति का स्वरूप क्या होगा, वो कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। चलिए, इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, एक अंतिम संदेश। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन मददगार लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सामग्री सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आ सकती है जो सही, सरल और भरोसेमंद नोट्स ढूंढ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी और की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।